Assalamualaikum second year biology students. I hope all of you are doing very great. Welcome to lecture number 3 of chapter 16, and today we'll be learning the topic movements in plant. So talking about movements in plants, let's first talk about movements and why they happen in different organisms. Different organisms में movement होती है किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के तौर पर, यानी कि कोई भी ऐसा सिग्नल जो कि एक लिविंग बॉडी रिसीव करती है, उसके रिस्पॉन्ड में वो अपनी बॉडी को जब मूव करती है तो हम उसको कहते हैं कि ये उसने लोकोमोशन या मूवमेंट शो की है। स्टिमुलस जो होते हैं वो डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट एक स्टिमुलस हो सकता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए, देन टेम्परेचर इज़ ऑल्सो स्टिमुलस। इसी तरह से वाटर की अवेलेबिलिटी या वाटर की प्रेजेंस जो है वो भी एक स्टिमुलस के तौर पे काम करती है। तो इस जैसे डिफरेंट स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हुए लिविंग बॉडीज़ जो होती हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो डिफरेंट मूवमेंट शो करते हैं। सेम यही केस प्लांट्स में भी हमें नज़र आता है। प्लांट्स भी हमें मूवमेंट शो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलस। वो इनमें से कोई सा भी हो सकता है और इसके अलावा भी डिफरेंट स्टिमुलस होते हैं। लेकिन द डिफरेंस बिटवीन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स इज़ दैट प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन। वो अपनी जगह से मूव करके कहीं और नहीं जाते। इंस्टेड दे शो मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, फॉर एग्जांपल देयर स्टेम और देयर रूट्स, और दे शो मूवमेंट थ्रू डिफरेंशियल ग्रोथ इन देयर बॉडीज़, यानी कि वो अपनी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों की डिफरेंट टाइप की ग्रोथ के ज़रिए से मूवमेंट शो करवाते हैं। सो अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बॉडीज़ में हमें डिफरेंट मूवमेंट जो हैं वो नज़र आ जाती हैं। तो इस तरह से मूवमेंट्स इन प्लांट्स को अगर हम देख लें कि वो किस तरह की होती हैं, तो उनकी बेसिक 2 टाइप्स होती हैं जो हमें प्लांट्स में नज़र आ जाती हैं। एक टाइप है ऑटोनोमिक एंड द अदर वन इज़ पैराटोनिक। सो मूवमेंट्स इन प्लांट्स इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक। और ये जो दोनों टाइप्स हैं ये भी डिपेंडेंट किस बेसिस पर इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है इन दोनों टाइप्स को, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टिमुलस। सो ऑटोनोमिक के केस में जो स्टिमुलस होता है वो इंटरनल होता है, यानी कि मूवमेंट का जो सिग्नल आता है, ये मूवमेंट जिस सिग्नल की वजह से नज़र आती है हमें प्लांट्स में, वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर से जनरेट होता है। जो स्टिमुलस है वो इंटरनल है। और इन केस ऑफ पैराटोनिक जो स्टिमुलस होता है वो एक्सटर्नल होता है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। ऑटोनोमिक में इंटरनल सिग्नल से मूवमेंट शो होती है प्लांट्स में, और पैराटोनिक में एक्सटर्नल स्टिमुलस से। अब इन दोनों की फर्दर आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, उन सबको हम इंडिविजुअली देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट्स के ऊपर। सो वी फर्स्ट टॉकिंग अबाउट ऑटोनोमिक मूवमेंट्स। इनमें we're first talking about autonomic movements, which we just defined as the movements in response to an internal stimulus. और इसी बेसिस पे अगर हम इसकी टाइप्स की बात कर लें तो इसकी 3 टाइप्स बनती हैं हमारे पास। फर्स्ट वन वी हैव टैक्टिक मूवमेंट्स, second type is the turgor movements, and the third type is growth movements. These are the 3 types of autonomic movements जिनको हम individually देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टैक्टिक मूवमेंट्स की। तो टैक्टिक मूवमेंट्स को हम डिफ़ाइन ऐसे करते हैं दैट दिस इज़ द एक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट सेल्स, मे बी वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ओवरऑल पूरी बॉडी भी हो सकती है। दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ सेल्स और द इंटायर बॉडी ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू एन इंटरनल स्टिमुलस, और ये हमें क्लियरली एक्शन परफॉर्म होता हुआ नज़र भी आता है। इस केस में हमने कहा इंटरनल स्टिमुलस के रिज़ल्ट में इन्होंने मूवमेंट करनी है। तो ये मूवमेंट स्टिमुलस का रिस्पॉन्स जो है ये 2 तरह का हो सकता है, या तो मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ होगी या मूवमेंट स्टिमुलस से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी।
अगर मूवमेंट सेल्स की या पूरी प्लांट बॉडी की स्टिमुलस की तरफ हो तो हम उसे कहते हैं दिस इज़ पॉजिटिव मूवमेंट, और अगर वो स्टिमुलस से अवे हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उसे कहते हैं दिस इज़ नेगेटिव मूवमेंट। सो कीपिंग दिस इन माइंड, हमारे पास टैक्टिक मूवमेंट्स में हमें 2-3 तरह की मूवमेंट्स नज़र आ जाती हैं। नंबर 1 हमें टैक्टिक मूवमेंट में नज़र आती है टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज़ फोटोटैक्टिक मूवमेंट। फोटोटैक्टिक मूवमेंट नाम से पता चल गया हमें कि इस केस में स्टिमुलस कौन सा होगा, लाइट का। स्टिमुलस जो है वो हमारे पास आ गया लाइट का, और इसमें इंटरनली जब लाइट को रिस्पॉन्ड करेंगे प्लांट्स तो हम उसे कहेंगे ये फोटोटैक्टिक मूवमेंट है। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देख लें कि ये हमें कहाँ पे नज़र आता है, तो ये मूवमेंट हमें नज़र आती है इन द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमें मूव करता हुआ नज़र आता है थ्रू फोटोटैक्टिक मूवमेंट। क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट कहाँ पर होती है सेल में? सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट होती है इन अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड साइक्लोसिस। सेल के अंदर जो साइक्लोसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स के सेल्स के अंदर, वो इस पर्पज़ के लिए होता है कि वो डिफरेंट कंडीशंस के केस में प्लांट्स अपने डिफरेंट सेल्स के अंदर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि उनको डिफरेंट पोजीशंस दे देते हैं। तो साइक्लोसिस जो होती है जिसमें जिसके रिज़ल्ट में एक टाइप हमें नज़र आती है क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट की, वो हमें इस वजह से नज़र आती है कि लाइट को रिस्पॉन्ड करते हुए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ने फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करनी है, तो प्लांट्स जो हैं वो अपने सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट को ऐसी पोजीशन पे अरेंज कर देते हैं जहाँ पर वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें, एंड दिस विल बी द फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स। सेकेंड जो हमारे पास टाइप आती है टैक्टिक मूवमेंट्स में वो होती है कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। वंस अगेन नाम से पता चल रहा है इस केस में कौन सा स्टिमुलस होगा जिसको रिस्पॉन्ड करना है प्लांट्स ने, इट विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ और एनी काइंड ऑफ केमिकल। सो केमिकल को रिस्पॉन्ड करते हुए अगर प्लांट्स के इंटरनल एनवायरनमेंट में केमिकल का जो चेंज आ जाए, केमिकल का स्टिमुलस आ जाए, तो उसकी वजह से जो मूवमेंट हमें नज़र आएगी वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगी। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमें नज़र आ जाती है डिफरेंट फर्न्स में। फर्न्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट फर्न्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होती है स्पर्म्स की। फर्न्स के अंदर स्पर्म्स की मूवमेंट होती है जो कि कहाँ से कहाँ पर होती है हमें पता है, वो एंथ्रीडिया से आर्चिगोनिया में होती है। इस मूवमेंट के पीछे रीज़न होती है कीमोटैक्टिक। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो आर्चिगोनिया इस केस में होता है, फर्न्स के केस में, वहाँ पर उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं ये ऐसे केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं जो इन स्पर्म्स को की मूवमेंट को ट्रिगर करते हैं या उनको अट्रैक्ट करते हैं कि वो मूव करके एंथ्रीडिया से आर्चिगोनिया में चले जाएं। दिस इज़ द टू टाइप्स ऑफ टैक्टिक मूवमेंट्स। मूविंग ऑन द सेकेंड टाइप ऑफ ऑटोनोमिक मूवमेंट्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ टर्गर मूवमेंट्स, और इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इस केस में स्टिमुलस कौन सा होगा, वाटर का होगा। टर्गर मूवमेंट्स की बात की जाए तो ये हमें दो केसेस में बहुत ऑब्वियस नज़र आती है। उसमें फ़र्स्ट हमारे पास है स्लीपिंग मूवमेंट्स, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें उनके लीव्स की कुछ इस तरह की मूवमेंट नज़र आती है कि वो कुछ टाइम के लिए मुरझा जाते हैं और उसके बाद वो दोबारा अपनी स्टैंडिंग पोजीशन को रिटेन कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरह के जैसे कुछ टाइम के लिए वो सो जाते हैं और उसके बाद वो फिर से उठ जाते हैं। इसके पीछे क्या हो रहा होता है, स्लीपिंग मूवमेंट के अंदर क्या हो रहा होता है, ऐसे लीव्स जिनके अंदर हमें स्लीपिंग मूवमेंट नज़र आती है वो जिस शूट के साथ अटैच्ड होते हैं, हमें पता है जिस शूट के अंदर से ब्रांच एक निकलती है और उस पर लीफ लगता है, हम उसे पेट्यूल का नाम देते हैं, यानी कि ये हमारे पास पेट्यूल है। इस पेट्यूल की बेस पर एक मैस ऑफ सेल होता है, एक थिक पार्ट होता है पेट्यूल की बेस के ऊपर, जिसको हम नाम देते हैं पल्विनस का। पल्विनस का इसको नाम दिया जाता है। ये जो थिक पार्ट है इस पेट्यूल की बेस पर, ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है स्लीपिंग मूवमेंट के लिए। तो पल्विनस के अंदर दो तरह के काम हो रहे होते हैं, या तो पल्विनस वाटर को गेन करता है या तो वाटर इसके अंदर एंटर होगा,
एंटर होके इसको टर्जिट कर देगा। वाटर जब इसमें एंटर होता है तो इसको टर्जिट कर देता है, या वाटर इसमें से लूज़ होता है यानी कि इसकी टर्जिडिटी ख़त्म हो जाती है। वाटर लूज़। इन दोनों केसेस में जब वाटर एंटर होता है और ये पल्विनस टर्जिड होता है तो उस केस में लीफ जो है वो अपनी पोजीशन में सीधा स्टैंड हो जाता है। लीफ राइज, जिसको हम कहेंगे कि उस टाइम पे वो जाग रहा है, और जैसे ही ये वाटर लूज़ होगा तो लीफ जो है वो विल्ट हो जाएगा, यानी कि उस टाइम तक के लिए जब तक कि पानी इसने लूज़ किया है लीफ विल्ट हो जाएगा, और हम इसको कहेंगे कि ये स्लीपिंग टाइम है लीव्स का। बट जैसे ही वाटर दोबारा से पल्विनस में एंटर होगा, वो दोबारा से टर्जिड होगा, तो लीफ जो है वो फिर से राइज हो जाता है। दिस इज़ द स्लीपिंग मूवमेंट। इसी तरह का एक और केस हमें प्लांट्स में नज़र आता है। अगर मूवमेंट्स की बात की जाए तो उसमें हमें मिलती हैं रैपिड मूवमेंट्स। रैपिड मूवमेंट्स जो है वो एक ऐसी मूवमेंट है, उस केस में क्या होता है, तो सेकंड हमारे पास है रैपिड मूवमेंट। इन दिस केस रैपिडली प्लांट्स को, जैसे कुछ प्लांट्स के लीव्स होते हैं जिनको जैसे ही टच किया जाता है तो वो फ़ौरन से या तो मुरझा जाते हैं या वो विल्ट हो जाते हैं या अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, टर्न हो जाते हैं। जिसमें एक कॉमन एग्जांपल हमारे पास है टच मी नॉट प्लांट्स की, जिसके बारे में आपने पहले सुना होगा। इन प्लांट्स के केसेस में क्या होता है, इनके लीव्स कंपाउंड होते हैं, और कंपाउंड लीव्स का आपको पता है कि एक सिंगल पेट्यूल से छोटे छोटे से सारे लीव्स आपस में जॉइन होके एक पूरा लीफ बनाते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा सारे लीव्स इकट्ठे होके एक पूरा लीफ का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनको कंपाउंड लीव्स कहा जाता है। तो टच मी नॉट जो प्लांट्स होते हैं उनके केस में क्या होता है, जब इस तरह के कंपाउंड लीफ के किसी भी पार्ट को टच किया जाता है, उसके रिज़ल्ट में जितने भी वो छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं उन सब के अंदर से वन बाय वन स्लोली पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, या वो अपना पानी लूज़ करना शुरू कर देते हैं। सो पानी यहाँ से निकल के वापस शूट वाले पार्ट में जाना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर ये एक लीफ है तो इसके अंदर से पानी निकल के दोबारा से उसके पल्विनस में जाएगा और वापस उसकी शूट में चला जाएगा, वेस्कुलर बंडल्स में चला जाएगा, और इस तरह से जितने भी लीव्स होंगे, कंपाउंड लीव्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वो सारे विल्ट होना शुरू हो जाते हैं या वो टर्न होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम नाम देते हैं रैपिड मूवमेंट का, और ये हमें किस में नज़र आती है, टच मी नॉट प्लांट्स में। यू कैन सी इन दिस स्मॉल वीडियो ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट, जिसके अंदर जैसे ही उसके कंपाउंड लीफ के एक पार्ट को टच किया जाता है तो उसके सारे के सारे लीफलेट्स वन बाय वन क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। उसके पीछे वही रीज़न है जो मैंने आपको अभी बताई कि वो अपनी टर्जिडिटी को वन बाय वन लूज़ करके अपना सारा वाटर या तो वापस पल्विनस के पास चला जाता है या फिर शूट में चला जाता है। थर्ड टाइप ऑफ ऑटोनोमिक मूवमेंट इज़ ग्रोथ मूवमेंट, और इस केस में क्या होता है, अनइक्वल ग्रोथ की वजह से हमें प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स मूव होते हुए नज़र आते हैं। दिस इज़ कॉमनली सीन इन इमेच्योर लीव्स और स्टेम्स, जिस वक्त अभी वो सॉइल के अंदर से बाहर अपीयर हो रहे होते हैं और अपनी बड स्टेज पे होते हैं। आपको पता है बड स्टेज होती है लीव्स की वो वाली जो कि उनकी सबसे इमेच्योर फॉर्म होती है, और उसमें वो अभी कर्ल्ड फॉर्म में होते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जो कर्ल्ड फॉर्म में लीफ होगा उसके अंदर दो सर्फेसेस आपको नज़र आ रही हैं। ये उसकी लोअर साइड है, ये लीफ की लोअर साइड है, और ये उसकी अपर साइड है जो अंदर वाला पार्ट है। लेकिन इस वक्त वो हमें ऊपर नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये लीफ कर्ल्ड हुआ हुआ है, अंदर की तरफ हुआ हुआ है। तो इसमें इस लीफ ने जब खुलना होगा, इस बड ने जब खुलना होगा, उसके लिए इसको क्या रिक्वायर्ड होगा कि ये जो इसकी अपर साइड है, यानी कि जो इस टाइम पे अभी अंदर की तरफ कर्ल हुई हुई है, इसमें ग्रोथ ज़्यादा हो, और जो नीचे वाली साइड है यानी कि जो प्लांट लीफ की लोअर पार्ट है उसमें ग्रोथ कम हो। अगर ये वाली कंडीशन आएगी जबकि उसके लीफ के अपर पार्ट में ग्रोथ ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, सेल्स ज़्यादा एक्टिवली डिवाइड करेंगे, तो ये जो लीफ है ये हमें खुलकर अपनी प्रॉपर शेप में नज़र आ जाएगा। तो ये उसकी अपर साइड हो जाएगी, ये उसकी लोअर साइड होगी। ऑन द अदर हैंड अगर अपर साइड पर ग्रोथ कम हो और सेल्स की ग्रोथ लोअर साइड पर ज़्यादा हो तो इस केस में क्या होगा, जो सेल ये बड है ये ओपन नहीं होगा, ये क्लोज्ड रहेगा। सो हमारे पास दो केसेस आ गए। एक वो केस जिसमें अपर साइड पर
सेल्स की डिवीजन ज़्यादा थी और ग्रोथ हमें ज़्यादा नज़र आ रही थी, इस वजह से लीफ का जो बड था वो खुल गया। इस कंडीशन को एक नाम दिया जाता है जो कि है एपिनेस्टी। ये वो कंडीशन है जिस केस में बड खुलता है और अपर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा है और लोअर साइड पे कम है। ऑन दी अदर हैंड अगर अपर साइड पर ग्रोथ कम हो तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है कि ये हाइपोनेस्टी है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये वो कंडीशन है जिसमें बड जो है वो क्लोज्ड ऑफ रहेगा, खुलेगा नहीं, और इस केस में क्या है, ये लोअर साइड पर ग्रोथ ज़्यादा है। लीफ की लोअर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा, अपर साइड पे कम होगी तो ये हाइपोनेस्टी है, और अपर साइड पे ज़्यादा, लोअर साइड पे कम होगी तो ये एपिनेस्टी है। ये तो कुछ दो ऑब्वियस जो केसेस हैं वो हमें नज़र आ गए ग्रोथ मूवमेंट में। इसमें एक और मूवमेंट भी हमें नज़र आती है जिसको नाम दिया जाता है न्यूटेशन का। थर्ड कंडीशन जो हमें ग्रोथ मूवमेंट में नज़र आती है उसको हम न्यूटेशन का नाम देते हैं। और उस केस में क्या हो रहा होता है, सिंपल उसमें जो स्टेम्स होते हैं वो जिगजैग मूवमेंट्स दिखाते हैं हमें। सो जो न्यूटेशन का है केस, उसमें स्टेम का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, एपिक्स जो होता है, ये एक स्टेम है, उसके जो एपिकल रीजन है उसमें इस पार्ट की ग्रोथ से डिफरेंट अगर हो जाए तो उस केस में क्या होता है, ये स्टेम जिगजैग पोजीशंस में मूव करना शुरू कर देता है। और ये हमें ज़्यादातर नज़र किस केस में आता है, हमें डिफरेंट वाइन्स के केस में नज़र आता है, यानी कि जो बेलें हमें डिफरेंट दरख्तों के साथ लिपटी हुई नज़र आती हैं वो इस वजह से होती हैं कि उसके जो एपिकल रीजन होता है उसमें ग्रोथ इक्वल नहीं होती, अनइक्वल ग्रोथ होती है, और इस वजह से वो कर्ल होना शुरू हो जाते हैं। ये हमें जिगजैग पैटर्न शो करते हैं। इस कंडीशन को नाम देते हैं न्यूटेशन का। सो हमने पढ़ा है ग्रोथ मूवमेंट में एपिनेस्टी, एक कंडीशन है एपिनेस्टी, सेकंड है हाइपोनेस्टी, और थर्ड हमारे पास आ गया है न्यूटेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर।